कि कुंभ के बहाने जो लूट मची हुई है, शायद इतना बड़ा भ्रष्टाचार धर्म के नाम पे इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या रेलगाड़ी को तोड़ के पवित्र, मतलब एक दूसरे की हत्या करके पवित्र होना चाहते हैं? क्या मोक्ष मिल गया? एक नहाने के लिए आपने हजारों आदमियों की हत्या की है। और कैसा पाखंड हमारे देश के अंदर फैलाया जाता है सरकार के द्वारा, इससे पहले मैंने नहीं देखा। कुंभ के नाम पे महालूट, और वो जानवर की तरह सफर करने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की व्यवस्था क्या है ये आप समझ लीजिए। जब कुंभ में आप 100 करोड़ आदमी को निमंत्रण दे रहे हैं तो 100 करोड़ आदमी के लिए व्यवस्था भी तो आप ही करेंगे, कि आपका बाप या नाना तो नहीं करेगा आके। तो भगदड़ दंगे ये जल्दी होते नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। कि जो कुंभ के अंदर भगदड़ हुई और मुसलमानों पे नो एंट्री लगी हुई थी, भाई साहब अच्छा हुआ ये नो एंट्री, नहीं तो अगर 2-4 मुसलमान वहां नजर आते ना तो पक्का योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार यही कहते कि मुसलमानों ने ऐसा किया। वहां तो एक व्यापार खोल के बैठ गए यार, चलो कुंभ के बहाने करोड़पति बन जाए, अब तो यही हमारा धर्म है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल मधुबनी के अंदर शाम को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जाती है दिल्ली की ओर, 5:45 बजे टाइम है। कल जो देखने को मिला आपको मधुबनी में, वैसे तो हर जगह भी वही चीज चल रही है जो मधुबनी में आपने प्लेटफॉर्म पे देखा कि किस तरीके से एसी कोच को तोड़ते नजर आ रहे हैं युवक। अब वो कहां जाएंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रयागराज गए या कहीं गए, या लफुओं का क्या भरोसा। लेकिन भाई साहब एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कुंभ के बहाने जो लूट मची हुई है, ये शायद इतना बड़ा भ्रष्टाचार धर्म के नाम पे इससे पहले कभी नहीं हुआ। वैसे धर्म के नाम पे तो लूट मची ही रहती है, लेकिन जिस तरीके की आप देख रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से कुंभ में आपने देखा है, प्रत्येक दिन नया नया वीडियो आप देख रहे हैं। अभी 12 तारीख के विषय में फिर से 100 लोग का टिकट चाहिए, सबको पवित्र होना चाहते हैं। क्या रेलगाड़ी को तोड़ के पवित्र, मतलब एक दूसरे की हत्या करके पवित्र होना चाहते हैं? महिलाएं बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, आप सबने देखा, और किस तरीके से बाहर से शीशे को तोड़ा गया। लेकिन हमारा इतना महान देश बन चुका है और इतना खुदगर्जू इंसान हो चुका है कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति उसको प्लेटफॉर्म पे मना नहीं कर रहा कोई, क्योंकि हमको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है आज के समय में। ये 11 साल में एक न्यू इंडिया का जो निर्माण किया है ना संघियों ने और आरएसएस ने और भाजपाइयों ने, उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं देश के कोने कोने के अंदर। किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्था है, किस तरीके का युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया है। अब फिर से मैं दोहराना चाहता हूं उसी बात को कि सोचिए कुंभ मेले के अंदर, मैं वहां था नहीं लेकिन जो मीडिया में सुना, 6 जगह भगदड़ मची। प्रशासन कह रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन से मुझे इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन भगदड़ मचने के बाद जो लोग सोए हुए थे और जिनको गंगा स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करनी थी बागेश्वर धाम वाले बाबा के अनुसार, भाई साहब क्या मोक्ष मिल गया? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों ने उन व्यक्तियों को कुचला, क्या जब तक वो जीवित रहेंगे उनकी आत्मा क्या इस बात का गवाही देगा कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? एक नहाने के लिए आपने हजारों आदमियों की हत्या की है। आपके अंदर का जो इंसान है मर चुका है, और जिस व्यक्ति के अंदर इंसान है वह व्यक्ति कभी चैन से इस बात को कबूल नहीं कर सकता, उसकी आत्मा नहीं कबूल कर सकती कि यार मेरे से क्या हो गया एक नहाने के चक्कर में। और कैसा पाखंड हमारे देश के अंदर फैलाया जाता है सरकार के द्वारा, इससे पहले मैंने नहीं देखा। कई बार कुंभ आए, कई गए, लेकिन जिस तरह की
लूट। और एक चीज आप ये देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में दिखाया जा रहा था, वहां के जो गए हुए लोग हैं बाहर से, वो कह रहे हैं कि एक रिक्शा चालक 500 रुपए सवारी, 1000 रुपए सवारी लेता है वहां। अभी ये व्यवस्था है वहां की। नाव वाला 6000 रुपए लेता है एक व्यक्ति का। तो समझ रहे हैं, कुंभ के नाम पे महालूट, अगर इसको हम कहें महालूट तो कोई गलत होगा। और सोचिए उन व्यक्तियों का क्या, जिन्होंने 2 महीने पहले गाड़ी के अंदर रिजर्वेशन कराया है देश में कई जगह जाने के लिए। कोई दिल्ली जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई पंजाब जाता, कोई लुधियाना जाता, जो भी यूपी से होते हुए गाड़ी गुजरती है, रास्ता वही है लगभग। जिन व्यक्तियों का रिजर्वेशन है और वो जानवर की तरह सफर करने के लिए मजबूर हैं, तो सरकार की व्यवस्था क्या है ये आप समझ लीजिए। जब कुंभ में आप 100 करोड़ आदमी को निमंत्रण दे रहे हैं, तो 100 करोड़ आदमी के लिए व्यवस्था भी तो आप ही करेंगे, कि आपका बाप या नाना तो नहीं करेगा आके। सत्ता आपके पास है, पावर आपके पास है, सिस्टम सारे आपके पास हैं, तो आम पब्लिक व्यवस्था करेगी। आम पब्लिक जब व्यवस्था करेगी, जब सरकार अपने हाथ खड़े कर दे, तो देखो कभी कोई चूक नहीं होती। पब्लिक के द्वारा जो काम किए जाते हैं, उनके संगठन के द्वारा बना के, वे चीज कभी फेल नहीं होता। लेकिन सरकार की बनाई हुई हर सिस्टम फेल होती है भारत में। हर सिस्टम फेल होता है, क्योंकि वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ मसला होता है। वो श्रद्धा और सेवा भाव से वो प्रोग्राम नहीं सेट होते हैं। तो एक इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज, जिसकी सत्ता है वहां, सोचिए सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है और यूपी में भी सत्ता है, वो व्यक्तियों ने हजारों फोर्स लगाए। किनके लिए? आम पब्लिक के लिए नहीं लगाया भाई साहब, हमारे आपके लिए नहीं लगाया। उन्होंने लगाया सिर्फ 200-250 आदमियों के लिए हजारों फोर्स, वीआईपी व्यवस्था। 34 पुल बनाए गए, पीपा पुल। अगर सोचिए 34 पुल को चालू करके, तो मैं बता रहा हूं 34 पुल को यदि आप बंद नहीं करते तो क्या यह घटना होती? और यदि ये आपने छूट दी होती कि भाई आप आइए, नहाइए और भीड़ लगेगी, आप लोग अपने अपने जगह को जाइए। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने एक सिस्टम बनाया सबको रोकने का। कल भी देखा होगा आपने 300-400 किलोमीटर का जाम, ये सिस्टम है। अब समझ लीजिए छठ पर्व बिहार में से शुरू हुआ, देश लेवल पे अब दुनिया में भी होने लगा है बहुत जगह। छठ पर्व के अंदर पटना के अंदर ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके सफाई नहीं करते। मैं कह रहा हूं कूड़े का इतना सा कचरा भाई साहब पूरे पटना शहर में नजर नहीं आता है, पता है आपको? शाम सुबेरे हर आदमी अपने अपने दरवाजे के पास रोड को धोता है छठ व्रतियों के लिए, पता है आपको? और गंगा में अगर शाम के टाइम अगर अर्घ देने की बात आएगी तो शायद हर साल वहां भी वही होगा। लेकिन सिस्टम ये रहता है, वहां पे व्यवस्था ये रहती है गंगा घाट पे कि आप आए हैं, आधा घंटा वहां आप अपने जो भी पूजा के लिए आप अर्घ लाए हैं चढ़ाने के लिए, उसको वहां रखिए और आधे घंटे के अंदर आप उस जगह को खाली करिए, ताकि दूसरा व्यक्ति भी वहां पे छठ पर्व कर सकेगा। और ये सिलसिला 24 घंटे कंटिन्यू चलता रहता, तब लाखों आदमी छठ करते हैं पटना के अंदर। और कभी ऐसी बात नहीं, एक घटना मैंने कहा था ना 2012 की भगदड़ की, तो वो कराई गई थी, मैं अपनी आंखों देखी बात है। तो भगदड़ दंगे ये जल्दी होते नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। और शुक्र करो, लास्ट में कह रहा हूं, शुक्र करिए आप लोग कि जो कुंभ के अंदर भगदड़ हुई और मुसलमानों पे नो एंट्री लगी हुई थी, भाई साहब अच्छा हुआ ये नो एंट्री।
नहीं तो अगर 2-4 मुसलमान वहां नजर आते ना तो पक्का योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार यही कहते कि मुसलमानों ने ऐसा किया। लेकिन जिसकी नो एंट्री लगी वो व्यक्ति यो ने मस्जिद में सुलाया है लोगों को, अपने घरों में वहां पे सुलाया है, ऐसी न्यूज मिलता है, और खाना उनको खिलाया, सब चीज उनका सहयोग किया है। और मैंने आज भी एक वीडियो देखा जिसके अंदर देख रहा है, उस पर बोर्ड लिखा हुआ अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, फ्री निःशुल्क सेवा मुसलमान। तो हिंदू में कितनी निःशुल्क सेवा वहां पे कर रहे हैं, जरा भाई वे व्यक्ति सब भी सामने आए। वहां तो एक व्यापार खोल के बैठ गए यार, चलो कुंभ के बहाने करोड़पति बन जाए, अब तो यही हमारा धर्म है। उससे भी बड़ी बात है कि यार हर साल मक्का मदीने के अंदर पूरी दुनिया का आदमी जाता है ना। कभी भगदड़ का सुना है कि मक्का मदीना में भगदड़ हो गया? क्योंकि व्यवस्था, सरकार का काम है व्यवस्था करना, प्रशासन का काम है। और जब सरकार कुछ चंद व्यक्तियों की और प्रशासन के लोग कुछ चंद व्यक्तियों की व्यवस्था में लग जाएगा तो वहां भगदड़ मचेगी, हर हाल में मचेगा। क्या कहें ज्यादा। और मेरे ख्याल से रेलवे का, मुझे लगता है शायद ही कोई ट्रेन बचा होगा जिसमें तोड़ फोड़ नहीं की होगी जो इलाहाबाद में से गुजर रही है। यह शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्वक है। यही है व्यवस्था के प्रशासन के लोग खड़े होते हैं और वहां तोड़फोड़ होती है, प्रशासन साइड में हो जाता है। ये हमारे देश की पुलिस। लेकिन वहीं पे अगर किसी रिश्वतखोरी का मामला आएगा ना तो भाई साहब सबसे पहले आगे होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।